आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, मतलब फर्स्ट बुक का सेकेंड लास्ट चैप्टर। सबसे पहला टर्म यहां आने वाला है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, मास है या पॉइंट, पोजीशन है, डिस्टेंस है, क्या है ये? सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन होती है किसी भी बॉडी में, उस पॉइंट पे उस बॉडी का टोटल मास लाई करता है एज अ पॉइंट मास। मतलब उस पॉइंट को अगर उठा लिया जाए तो तुम उस पॉइंट को पकड़ के पूरी बॉडी को उठा सकते हो, ठीक है? दैट इज सेंटर ऑफ मास। इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास के बीच में होगा कहीं, मैं बीच में से अगर बैलेंस कर सका तो इसके सेंटर ऑफ मास से मैं इस पूरे मार्कर को उठा सकता हूं। सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा या बाहर भी हो सकता है? बाहर भी हो सकता है। मेरा सेंटर ऑफ मास नाभि पे है, डन। अगर मैं झुकूंगा तो इस वाले वेट के आगे बढ़ने की वजह से मेरा सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट हो रहा है। एक टाइम आएगा जब वो सेंटर ऑफ मास मेरे पैरों पे बैलेंस नहीं हो पाएगा, आगे का सेंटर ऑफ मास ज्यादा हो जाएगा और मैं रोल करूंगा। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कहीं भी हो सकता है। एक रिंग ले लेते हैं, मास तो रिंग पे है, सेंटर ऑफ मास कहां है? उसके सेंटर पे आ गया ना बाहर। क्लियर है? तो ये है सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पोजीशन जहां पे पूरी बॉडी का मास एज अ पॉइंट मास लाई करता है, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है, 20 बार कह रहा हूं मैं कि ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है। क्लियर है? तो चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले एक बार। Center of mass, it is the position where the whole mass of a system lie as a point mass. Done? ठीक है? It can be inside or outside, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के इनसाइड और आउटसाइड सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता है। डन? यूनिट इज मीटर। उसके नीचे लिखना सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे स्कूल लेवल पे। ठीक है? टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे स्कूल लेवल पे। चलो दो पार्टिकल लेते हैं, M1 R1 पे प्लेस्ड है, M2 R2 पे प्लेस्ड है। क्लियर है? अब अगर मैंने इसे एक्स एक्सिस मतलब y एक्सिस और इसे x एक्सिस ले लिया, दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, ये बताओ दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा? दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। अगर M1 M2 से बड़ा हो तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से लेफ्ट में होगा या सेंटर से राइट में? M1 बड़ा हो तो लेफ्ट साइड में। जिधर मास ज्यादा होगा उधर सेंटर ऑफ मास ज्यादा लाई करेगा। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास बना, तो इसको नाम देते हैं x1 y1, इसकी पोजीशन ले लेते हैं x2 y2, और ये सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ। दिस इज r वेक्टर, RCM लिख सकते हैं इसको। डन? ठीक है? अब इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना तुम लोग अपनी लैंग्वेज में कि अकॉर्डिंग टू फिगर देयर इज टू पार्टिकल ऑफ masses M1 and M2 are placed in a coordinate system where coordinates are x1 y1 and x2 y2. If center of mass is xcm and ycm, then मतलब ये लिख लेना अपने तरीके से। समझ आ रही है ना? डायग्राम को एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में। अब इसके बाद मैं लिखता हूं x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1। चलो पहले r सेंटर ऑफ मास लिख लेता हूं। r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब x सेंटर ऑफ मास देखें तो m1 x1 प्लस m2 x2, अब मतलब मल्टीपल होता तो इसमें m3 x3 m4 x4 ऐसा हो जाता। ठीक है? मैंने सिर्फ दो के लिए बताया है। तुम्हारे स्कूल में अगर थियरी लेवल पे आएगा तो सिर्फ टू पार्टिकल आता है, तुम्हें ये शो करना है। m1 प्लस m2, y सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2, m1 प्लस
m2. If velocity and acceleration are v1 v2 and a1 a2, then velocity and acceleration of center of mass is, अगर दोनों पार्टिकल के वेलोसिटी और दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन v1 v2 और a1 a2 है, तो पूरा सेंटर ऑफ मास भी खिसकेगा, दो बॉडी खिसकेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास भी बदलेगा। तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमारा कॉन्सेप्ट लिखने का वही है, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2, कुछ नहीं बदलेगा, सेम पैटर्न है। मेंस तक इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। एंड ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सारे फॉर्मूले हैं सेंटर ऑफ मास के, जिसपे हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे। सबसे पहले, अब इसको देख के क्या लग रहा है तुम्हें? x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। उसके बाद तुम्हारा, तो अगर मैं तुम्हें कोई शेप दे दूं, कोऑर्डिनेट्स तुम लोग खुद से भी निकाल लोगे। एक स्क्वायर लिया मैंने 2 मीटर साइड का, इसको लेते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। चारों कॉर्नर पे 4 मासेस रखे गए हैं। डन। अगर इसको मैं ओरिजिन ले लूं 0 0, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्स। अब सबके कोऑर्डिनेट बता के और इसका सेंटर ऑफ मास बता दो कहां होगा। मतलब यहां पर x1 x2 x3 x4 4 पार्ट्स बनेंगे। चलो a b ऐसे चलना है। तुम्हारे पास टाइम है 2 मिनट का। इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, मतलब xcm एंड ycm। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं। अब इसको मैं x1 y1 ले लूं, x2 y2 क्या हो जाएगा? ये x हो गया 2 और y हो गया 0, x3 y3 क्या हो गया 2 2 और x4 y4 दैट इज 0 2। डन। चलो अब xcm लेते हैं। m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। हमें ये पता है कि ये 2 मीटर है, मतलब x 2 मीटर हो गया। x एक्सिस है तो ऑब्वियसली y 0 होगा, मतलब ये पॉइंट 2 मीटर पे लाई कर रहा है ना। डन। ठीक है, ओके। तो चलो m1 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई व्हाट इज 3 6 10, टोटल 10। ये हो गया कितना? 10 by 10 दैट इज 1 मीटर। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना आया? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाई, चलो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 6 8 14 by 10 1.4 मीटर। डन। तो मतलब x एक्सिस में तो सिमेट्रिकल है, y में 1.4 है, मतलब 2 से 0.6 नीचे, ये यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास। xcm, अरे xcm एंड ycm कितना बना? दिस इज 1.4। और x में सिमेट्रिकल क्यों आया एक बार समझ लो। इधर 5 kg और इधर भी 5 kg, तो अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो वो सिमेट्रिकल है। ये कई बार तुम्हारे बड़े क्वेश्चन कंपटीशन के सॉल्व कर देता है। सिमेट्री से देख लो, आपके एक ही ऑप्शन में वो चीज होगी, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं भाई, है ना, वो सॉल्व हो गया एक ही बार। हाँ, ऑप्शन इसमें शॉर्टेज हो गया कि यही नहीं दोनों में चेक करना है। तो ये चीजें ट्रिक्स होती हैं कभी कभी जल्दी करने के लिए। जल्दी से 3 मिनट में कर दो। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है 2 मीटर साइड का। चलो नाम देता हूं मैं 1 kg 2 kg 3 kg। तुम्हें सेंटर ऑफ मास बताना है। इस 3 पॉइंट्स का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सबसे पहला काम हमारे लिए सेंटर ऑफ मास का क्या है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये तो 0 0 हो गया, ओरिजिन लिया था हमने, इसको x1 y1 ले लेते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 2 और y कोऑर्डिनेट हो गया 0। इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 1 और y कोऑर्डिनेट के लिए हमें ये हाइट फाइंड करनी पड़ेगी।
ठीक है, फाइंड करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, लगा लो पाइथागोरस। अगर ये 2 मीटर है और ये 60 डिग्री है, मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूं, हमें परपेंडिकुलर लेना है ना, साइन 60 इज इक्वल टू h/2 लिख दूं। चलो इसको मैं x ले लेता हूं, इसको मैं y ले लेता हूं। साइन 60 इज इक्वल टू y/2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। ठीक है, तो साइन 60 क्या हो गया, √3/2 और ये हो गया y/2, तो मतलब y हो गया √3, तो 1√3। फिजिक्स तो तुम्हें आ ही गया है, तुम्हें तो बचपन वाला मैथ्स नहीं हो रहा था ना, बस m1 x1 तो करना आसान था। ये फॉर्मूला रहा, चलो इसको हटा देता हूँ। x1 लेते हैं, दैट इज 0 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 1 6, तो क्या हो गया 4 7/6 मीटर। चलो कितना बन जाएगा, तो पहला 0 हो गया, दूसरा 0 हो गया, तीसरा हो जाएगा 3√3/6 ना, तो क्या हो गया 3√3/6, तो 2 हो गया √3/2 मीटर। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में करके लाओगे, 2 क्वेश्चन करके लाना है। तुम्हें कोऑर्डिनेट भी तो निकालना सीखना है। ये सिमेट्रिकल है, जितना ये है उतना ही ये है, ये सिमेट्रिकल है, जितना ये है उतना ये है, इसका सेंटर ऑफ मास तुम्हें निकालना है। ठीक, दूसरा चलो 2 मीटर का है और ये भी सिमेट्रिकल है, 1 kg 2 kg 3 kg एंड 4 kg। अगली क्लास में पहले इसे हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में एक एरिया वाली चीजों का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो करेंगे हम लोग।